क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। लिखिए घटनाक्रम, इंसिडेंट। 1857 की क्रांति में घटनाक्रम क्या हुआ? अठारह सत्तावन की क्रांति, तो है ना, लिखें घटनाक्रम, इंसिडेंट। अरे बस बस, पेंटिंग बाद में करना ही है। अब इसे घटनाक्रम जो है वो, इसमें से फैक्ट आप देख लेना। कलकत्ता के पास एक जगह थी जिसका नाम था बैरकपुर। एक्चुअली अंग्रेजों ने क्या किया था, कलकत्ता के पास में उनको एक बड़ी सी जगह, मतलब साहब जो है वो उनको स्पेस चाहिए था ताकि वो वहां पे सैनिकों के लिए बैरक्स बना सके। इसलिए ये कलकत्ता से उस जमाने में लगभग 30 ही किलोमीटर दूर इन्होंने पूरा का पूरा एक आर्मी सेंटर बनाया था, और यहाँ पर फौजियों के रहने के लिए बहुत सारे बैरक्स थे, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया बैरकपुर। वरना ये इसका सिस्टमेटिक नाम नहीं था, लेकिन ये समय के साथ में पड़ गया। इस बैरकपुर छावनी के अंदर एक यूनिट थी जिसका नाम था 34 एनआई। एनआई का फुल फॉर्म यहाँ पे है नेटिव इन्फेंट्री। तो यहाँ पे ये जो सैनिक थे, उनमें एक सैनिक है जिनका नाम है मंगल पांडे। आमिर खान, कौन है? आमिर खान। एक जो है वो, मतलब है ना, मंगल पांडे नाम की मूवी आई थी आमिर खान की, जो एक्चुअली फ्लॉप हो गई थी। तो वैसे आमिर खान की बहुत कम मूवी फ्लॉप होती है, लेकिन मंगल पांडे हो गई थी। ठीक है। तो खैर वहां पे एक सैनिक है जिनका नाम क्या है? मंगल पांडे। ये केवल एक बार समझ लो, मतलब फिर अपन फटाफट लिख लेंगे। अब जब मंगल पांडे यहाँ पर है, तो उस जमाने में यहाँ पर इस क्रांति के कारण अपन पढ़ेंगे बाद में। क्रांति के बहुत, मतलब बहुत सारे कारण है। उसमें से अपन कहेंगे इमीडिएट कॉज, जो तात्कालिक कारण है वो है चर्बी वाले कारतूस। वो आपके सबके सुना हुआ होता है। तो ये मंगल पांडे दिन के समय खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते समय एकदम से मंगल पांडे के पास में सब किसी ने टॉपिक स्टार्ट किया। तो किसी ने कहा कि ये अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करवा के रहेंगे। तब किसी ने कहा बिल्कुल, ये हमारा पूरा धर्म ही खत्म करवा देंगे। इस बात पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिक इस बात पे अंग्रेजों से नाराज थे, क्योंकि उसके अंदर जो एक्चुअली मतलब चर्बी थी, उसके बारे में अफवाह थी या पता नहीं फैक्ट था, सब जो वो था ये कि गाय और सुअर दोनों की चर्बी का इसमें अंदर जो है वो यूज हो रहा है। तो गाय भाव मतलब जो हिंदुओं के लिए पवित्र है, और सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सूअर क्या है? अपवित्र। ठीक है, इस्लाम में ऐसा मानते हैं कि सूअर की चर्बी यदि कोई भी चख ले तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, हाथ लगा ले तो भी। ठीक है, हिंदू ऐसा मानते हैं कि गाय की मतलब जो है ना चर्बी, उसके हाथ लगा लो या चख लो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस कारण से नाराज थे। मंगल पांडे ने वहां पर बैठे बैठे कहा कि भले कुछ भी हो जाए, मैं चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करूंगा। इस बात पर किसी ने कहा कि यदि अंग्रेजों ने आदेश दिए, तो मंगल पांडे ने कहा भले कोई भी आके आदेश दे, मैं चर्बी वाले कारतूसों को हाथ लगाऊंगा ही नहीं, जो होगा वही देखा जाएगा। और ये खाना खाकर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद में मंगल पांडे को पता नहीं क्या ही जची एकदम से, और मंगल पांडे सीधे अपने बैरक में जाते हैं। अपने बैरक में जाकर अपनी बंदूक, अपनी तलवार उठाते हैं, और वो आ जाते हैं बाहर। और यहाँ पर खूब सारे बैरक्स बने हुए थे, और ये उन सारे बैरक्स के आगे घूमने लग गए और जोर जोर से चिल्लाने लग गए, और कहा भाइयों, हमारा धर्म बहुत ही प्यारा है, अच्छा है, और हम इन अंग्रेजों के द्वारा हमारा धर्म भ्रष्ट होने नहीं देंगे। और वो यहाँ पर घूमकर सबका आह्वान करने लगे, आओ और मेरा साथ दो। हम लोग जो है वो सारे के सारे मिलकर अंग्रेजों को सबक सिखाते हैं। और वो इधर से उधर यहाँ पर वॉक करने लग गए। अंदर जितने भी सैनिक थे सारे बाहर आकर खड़े हो गए, लेकिन वो केवल तमाशा देख रहे थे, बोल कोई भी नहीं रहा था। मंगल पांडे बार बार कह रहे थे, देख क्या रहे हो, आओ और मेरा साथ दो। ये चुपचाप खड़े देख रहे हैं। जितने में यहाँ से मतलब कोई भी एक व्यक्ति जाता है और वो जाकर अंग्रेजों से कहता है कि साहब, वहां पे जो है वो मंगल पांडे बाकी वाले सैनिकों से बोल रहा है कि आओ और मेरा क्या है, साथ दो। और वो कह रहा है कि मैं तो मतलब किसी भी अंग्रेज को देखते ही उसके ऊपर फायर कर दूंगा पहली बार में ही। इसने जहां पर ये जो खबर पहुंचाई, वहां पर दो अंग्रेज थे, एक था ह्यूजन और एक था बॉग। दोनों ये ये दोनों बैठे थे। इन दोनों का क्या बात कर रहा है, मंगल ऐसा कर रहा है? तब इन्होंने कहा हाँ। इस बात पर ह्यूजन उठता है, ह्यूजन उठकर जाकर कहता है कि मैं उसको देखता हूं।
ह्यूजन थोड़ा भारतीयों के अंदर पॉपुलर था। पॉपुलर इसलिए था कि ये भारतीयों के साथ ज्यादा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। ये भारतीयों के साथ बैठता था, इधर उधर घर की बातें भी करता था, तो ये थोड़ा सा पॉपुलर था। बाघ बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था, क्योंकि बाघ बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप का सा व्यक्ति रहा होगा, और ये भारतीयों के साथ भेदभाव करता था। ये ऐसा मानता था कि वो श्रेष्ठ है और भारतीय इतने श्रेष्ठ नहीं है, जिसको अपन कहते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब जिसको हिंदी में कहेंगे नस्लीय भेदभाव। तो ये ऐसा कुछ करता था। तो ये बाघ भी खड़ा होता है, बाघ कहता है मैं भी चलता हूं। ह्यूजन कहता है तू रुक। ह्यूजन कहीं न कहीं मन में जानता था कि बाघ अगर गया तो वो मंगल पांडे वास्तव में फायर कर देगा, और मैं यदि गया तो मैं जाके उसको मतलब साहब समझा बुझा लूंगा। लेकिन बाघ फिर भी मानता नहीं है, तो ह्यूजन एक डायरेक्शन से भागता है, और ये बाघ है, ये भी अलग डायरेक्शन से भागता है मंगल पांडे को रोकने के लिए। और ये जैसे ही जाते हैं वहां पर दो, तो यहां पर मंगल पांडे का सीनियर अधिकारी था, उसका नाम था ईश्वरी प्रसाद। उस जमाने में बड़ी पोस्ट तो मिलती नहीं थी, लेकिन ये हवलदार था। ह्यूजन जाते ही इसको ईश्वरी प्रसाद को मतलब सा आदेश देता है और कहता है कि इसको गिरफ्तार कर ले। ईश्वरी प्रसाद कहता है कि सर अभी गुस्से में है ये, और ये गुस्से में कुछ भी कर सकता है, पर आप चिंता मत करो, मैं इसको थोड़ी देर बाद में अरेस्ट कर लूंगा। इस बात पर ह्यूजन वापस आदेश देता है और कहता है मैंने तुझे ऑर्डर दिया है कि जाके इसको अभी के अभी अरेस्ट कर मंगल पांडे को। उसने कहा सर समझो, इस समय उसके ऊपर खून सवार है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, कोई भी उसके सामने गया तो वो पक्का फायर कर देगा, इसलिए आप तो इंतजार करो। इस बात पर ह्यूजन इसको आदेश देता है और कहता है चुपचाप अपने हथियार साइड में रख और जमीन पे लेट जा, क्योंकि आर्मी में ऑर्डर फॉलो करना अनिवार्य होते हैं, बोले कुछ भी हो जाए। तो वो इस बात पर ईश्वरी प्रसाद ने चुपचाप अपनी बंदूक तलवार साइड में रखा और वो जमीन के ऊपर लेट गया और कहा मतलब ओके सर, और ये चुपचाप बैठ गया। इधर उसके बाद तब तक बाघ जाता है इसकी तरफ, और मंगल पांडे जैसे ही बाघ को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, तो वो मंगल पांडे एकदम से फायर कर देते हैं, और फायर करते ही वो फायर एक्चुअली इससे तो मिस हो गया, लेकिन फायर लग गया जो है वो घोड़े के, तो वो घोड़ा गिर गया वहां से। घोड़ा गिर गया तो इसका बाघ का एक पैर घोड़े के नीचे आ गया। अब उस जमाने में ऑटोमेटिक बंदूक तो होती नहीं थी, एक बंदूक एक बार ही फायर होती थी, उसके बाद में उसको रीलोड करने में वापस क्या है टाइम लगता था। अब चूंकि फायर मतलब सब मिस हो गया, तो मंगल पांडे अपनी तलवार निकालते हैं और तलवार निकालकर बाघ की तरफ भागते हैं, और ये बाघ को मार ही देते उसी समय। लेकिन तब तक बाघ एकदम से घोड़े को थोड़ा साइड में करके और पैर अपन ने जो है वो निकाल कर जैसे खड़ा होता है, तो वो मंगल पांडे अटैक करते हैं, तो ये पूरा पूरा तलवार उसके बाघ के यहाँ पर कंधे पे लगता है, एक जो भयंकर कट लग जाता है। कट लगती बाघ गिर जाता है, और मंगल पांडे वापस संभल कर अपनी तलवार वापस घुमाकर बाघ को खत्म करने वाले ही होते हैं, जितने में ह्यूजन आके धक्का देता है और सब मंगल पांडे गिर जाते हैं। अब उसके बाद में लड़ाई होती है ह्यूजन और किसके बीच में, मंगल पांडे। मंगल पांडे शायद तक ह्यूजन को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। मंगल पांडे ह्यूजन को बार बार कह रहे हैं कि ह्यूजन तू प्लीज साइड में हट, और वो ह्यूजन कह रहा है कि मंगल चुपचाप सरेंडर कर दे, चुपचाप मेरी बात मान। दोनों के बीच में धक्का मुक्की होती है, कभी कोई भी किसी को गिरा रहा है, कभी कोई गिर रहा है, ये भी हो रहा है। जितने में बाघ वापस संभल कर उठता है और बाघ वापस ह्यूजन का साथ लेने के लिए आता है। तो अब मतलब सब दो दो लोग हो गए, एक तरफ ह्यूजन है, एक तरफ कौन है, एक तरफ ह्यूजन और बाघ दोनों है, एक तरफ मंगल पांडे अकेले हैं। अब इस धक्का मुक्की के दौरान मंगल पांडे बार बार चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों से कहते हैं प्लीज आओ और मेरा साथ दो। ह्यूजन भी कहता है कि आओ और तुम लोग याद करो हमारी सेना में आओ, आओ और जो है वो हमारा साथ दो। सैनिक किसी का साथ नहीं देते, सैनिक खड़े खड़े मैच देख रहे थे। सैनिकों ने कहा अपन दर्शक है, अपन यहाँ पे क्या है, दर्शक है। सैनिक चुपचाप ही खड़े थे, किसी का साथ नहीं दे रहे हैं। इधर इनके बीच में धक्का मुक्की के अंदर एकदम से ह्यूजन धक्का देता है, तो एकदम से मंगल पांडे गिर जाते हैं। मंगल पांडे गिरते हैं तो इन सैनिकों में एक सैनिक था जिसका नाम था शेख पलटू। शेख पलटू को लगा कि ह्यूजन का पलड़ा भारी है, मंगल पांडे चूंकि गिर गए हैं, तो शेख पलटू पलट गया। शेख पलटू पलटता है, पलटती ही भागता है, भागती मंगल पांडे को पकड़ लेता है पीछे से और कहता है साहब मैंने पकड़ लिया। अब उसके बाद में वो लोग तीन हो गए, हालांकि बाघ बहुत ज्यादा घायल है, लेकिन फिर भी ह्यूजन, शेख पलटू और बाघ, और एक तरफ कौन है, मंगल पांडे। एक दो मिनट इनके बीच में आपस में धक्का मुक्की वगैरह होती है। तब तक यहां से बहुत सारे सैनिक भाग कर आ गए, और भाग कर आकर उन्होंने मंगल पांडे को क्या है अरेस्ट कर लिया। अब चूंकि इस दौरान ह्यूजन भी घायल हो गया था, बाघ बहुत ज्यादा घायल हो गया था, और चूंकि मंगल पांडे ने अपने सीनियर ऑफिसर है उनके ऊपर अटैक किया है, तो सब चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। हाथों हाथ सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद में यहाँ का बैरकपुर कैंटोनमेंट का अधिकारी था, उसका नाम था हियर से। क्या नाम था उसका, हियर से। अपने यहाँ पर किताबों में ये हियर से हैर से हो गया है, मिस प्रिंट होके, इसलिए अपन हिंदी वाले दोनों शब्द याद करेंगे, हियर से और हैर से। हियर से कहता है एक बहुत बड़ा चार्जेस है, और हियर से थोड़े दिनों के अंदर ही सुनवाई करके कहता है मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया जाए।
और जब मंगल पांडे को फांसी पे लटकाया गया। मंगल पांडे को फांसी पे लटकाने के बाद में हियर से कहता है कि पूरी 34 यूनिट इसके लिए दोषी है, क्योंकि यूनिट ने भी अपने अधिकारियों के आदेश नहीं माने, इसलिए इनको सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हियर से कहता है कि अभी हालात बहुत खराब है, सब जगह सैनिक हमसे नाराज है, यदि हमने पूरी पूरी यूनिट को पनिशमेंट मतलब किया तो पूरी आर्मी नाराज होनी चाहिए, मतलब सब हो ही जाएगी। तो पर हियर से कहता है मतलब कुछ तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तब इस बात पर ह्यूजन कहता है सब इस ईश्वरी प्रसाद ने सबसे पहले ऑर्डर मानने से मना कर दिया था, तो हियर से आदेश देता है और कहता है ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी पे लटका दो। इस बात पर इन्होंने बाकी वाले सैनिकों को एक प्रकार का मैसेज देने के लिए कुछ दिनों बाद में ईश्वरी प्रसाद को भी क्या है मतलब फांसी पे लटका दिया। ईश्वरी प्रसाद को फांसी पे लटकाने के बाद में हियर्से ने कहा कि चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में हमारा साथ केवल एक सैनिक ने दिया है और वो है शेख पलटू, इसलिए शेख पलटू को प्रमोशन मिलना चाहिए। इसलिए ईश्वरी प्रसाद को फांसी पे लटकाया गया और शेख पलटू को किया गया प्रमोट। अब शेख पलटू प्रमोट होने के बाद में घूम रहा है सीनियर अधिकारी की तरह, उसको लग रहा है कि अपने बहुत ज्यादा शानदार काम किया। मंगल पांडे को फांसी पे लटकाया, उससे यूनिट इतनी नाराज नहीं थी जितनी यूनिट नाराज हो गई थी इन दो काम से, कि ईश्वरी प्रसाद को फांसी पे लटकाना और शेख पलटू को प्रमोशन देना। अब सैनिकों में गुस्सा था भयंकर। सैनिकों ने कहा कि ईश्वरी प्रसाद की इतनी बड़ी गलती नहीं थी, ईश्वरी प्रसाद को तो केवल सिंबॉलिक रूप से हम तक केवल एक मैसेज पहुंचाने के लिए यूं ही फांसी पे लटका दिया, और शेख पलटू इधर घूम रहा है प्रमोशन लेके। ये बात 34 एनआई वालों को अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो नाराज तो थे ही। एक दिन 34 एनआई के सैनिकों को मौका मिला और उन्होंने शेख पलटू को लिया खोपचे में। ठीक है, खोपचा मतलब कहीं पे लिया होगा साइड में, ठीक है, और उसको खोपचे में लेके भयंकर मारा, इतना मारा कि ये मर गया। क्या हो गया? ठीक है, इतना मारा कि शेख पलटू क्या हो गया, मर गया। इन्होंने इसकी मॉब लिंच कर दी और उसकी बॉडी को बहुत ही बुरे तरीके से बिखेर के फेंक के कहीं पर साइड में, और वो यूनिट के लोग आए और चुपचाप आकर सो गए। किसी को भी पता नहीं चला कि मारने वाले कौन थे। नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग में अंग्रेजों ने नोटिस किया कि शेख पलटू गायब है। हियरसे के पास में खबर आती है कि साहब शेख पलटू गायब है। शेख तो हियरसे कहता है अपने अनुभव के आधार पर कि गायब नहीं है, शायद तक उसको खोपचे में लेके क्या है गायब कर दिया गया है, इसलिए ढूंढो। इसलिए जितने भी खोपचे थे, खोपचे का मतलब ऐसी जगह जहां पर जहां पर जनरली कोई जाता नहीं है, जितनी भी सुनसान जगह हैं सब जगह ढूंढा गया। तो एक जगह शेख पलटू की बॉडी मिल गई, और जैसे शेख पलटू की बॉडी मिली तो उस बॉडी को देखकर हियरसे ने कह दिया इसको मारने वाला एक आदमी तो नहीं था, या तो इसमें ये पूरी यूनिट इन्वॉल्व है, या फिर एटलीस्ट कम से कम इनके 8-10 लोग तो इसमें इन्वॉल्व है ही है। इस बात पर हियरसे कहता है कि बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने हमारे आदमी को मार दिया। पूरी यूनिट को बुलाते हैं हियरसे, उसके बाद में कहता है कि शेख पलटू मर गया, पूरी यूनिट अनजान बन जाती है। और कहते सर अच्छा मर गया क्या? उसने कहा मर क्या गया है, तुम लोगों ने ही मारा है, इसलिए चुपचाप बता दो किसने मारा है। पूरी यूनिट ने कहा साहब हमें नहीं पता। उसने कहा तुम में से ही कुछ लोग हैं, ये तो पक्का है। पूरी यूनिट कहती सर मैंने तो शेख पलटू को कल लास्ट में दोपहर में देखा था, उसके बाद में हमने देखा ही नहीं और मुझे नहीं पता। उसके बाद में हियर से उनको डराता है, धमकाता है, लेकिन इस बार पूरी यूनिट एक साथ रही, कोई नहीं बोला। सब कहे सर हमें इसके बारे में नहीं पता। इस बात पर ये कहता है चुपचाप बोल दो वरना तुम लोगों को सबको पनिशमेंट मिलेगी। सैनिकों ने कहा सर पर जब हमें इसके बारे में मतलब साहब पता ही नहीं है तो हम लोग कैसे बोले। तो शेख पलटू मतलब हियरसे को और तो समझ में नहीं आया। हियरसे ने कहा देखो तुम में से कुछ लोग तो जानते होंगे कि इसको शेख पलटू को मारने वाले कौन है, नाम बता दो, उसको प्रमोट किया जाएगा। सैनिक कहते साहब एक को तो प्रमोट किया ही था आपने, उसको किसी और ने इतना प्रमोट कर दिया कि अब मतलब उसके आगे और कोई भी प्रमोशन होता ही नहीं है, इसलिए अब तो आपको बताने से मतलब ही नहीं है। तो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कोई नहीं बोलता। लास्ट में ये कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट तो सबकी बनती है, पर चूंकि अभी हालात खराब है इसलिए पूरी 34 एनआई फायर डिसमिस। और ये पूरे पूरे 34 एनआई को क्या ही करता है, मुल्ला साहब निकाल देता है, जो वो मुल्ला साहब डिसमिस कर देता है, और इसी के साथ यूनिट क्या हो गई, खत्म हो गई। ये पूरा जो वो इंसिडेंट है वो कहाँ का है, बैरकपुर का। लेकिन क्रांति स्टार्ट होती है मेरठ से, ठीक है, ये ध्यान रखना, बैरकपुर से नहीं। ये केवल एक घटनाक्रम है, आरंभिक घटनाक्रम है। क्रांति स्टार्ट होती है मेरठ से। मेरठ में क्रांति उसी दिन स्टार्ट हो गई जिस दिन ईश्वरी प्रसाद को फांसी पे लटकाया गया। वहां पे एक यूनिट है जिसका नाम है 20 एनआई। 20 एनआई के 90 सैनिक एक दिन एक साथ कह देते हैं हम भी बंदूकों का प्रयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने 90 के 90 सैनिकों को उठाया और जेल में डाल दिया। जेल में उठाकर इनको 3-4 दिन तक टॉर्चर किया गया, बहुत ज्यादा।
खाना वाना दिया नहीं, टॉर्चर किया बुरे तरीके से। और फिर चूंकि अभी हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे थे, इसलिए अंग्रेज अब संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे। 3-4 दिन टॉर्चर करने के बाद में 20 एनआई के 90 के 90 सैनिकों को वापस बुलाते हैं अधिकारी और कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी गलती माफ करते हैं, इसलिए चुपचाप मान लो तुमने जोश जोश में ऐसे ही कह दिया। और वैसे तो इस प्रकार की गलती के लिए हमेशा पनिशमेंट होती है आर्मी के लिए, पर तुम लोग चूंकि 90 लोग हो इसलिए तुम्हारी हम लोग पनिशमेंट माफ। बस वो चुपचाप जो है वो सॉरी बोलो और अपने अपने काम पे जाओ। इन सैनिकों ने कहा नहीं सर, हम अभी भी हमारे स्टेटमेंट पे कायम है, आपको जो करना है वो आप करो हमारे साथ में, लेकिन हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। अंग्रेज कहते हैं देखो तुम लोगों को एक चांस मिल रहा है, यही अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए सॉरी बोलो जाओ यहां से। लेकिन वो कहते हैं सॉरी सर नहीं। अंग्रेज वापस कहते हैं वरना देख लो सबको फांसी पे लटकाया जाएगा, तुम लोग ऐसा मानते हो कि तुम्हें माफी मिलेगी, कभी नहीं। इस बात पर फांसी की बात आते ही इन 90 में से 5 लोग डर गए। इन पांचों ने कहा सर अभी भी 85 अपनी बात पे कायम रहे। 85 ने अभी भी कहा कि नहीं सर हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। 5 लोगों ने कहा सर सॉरी जो हमारी तरफ से। अंग्रेजों ने कैसे कि सर इसने मेरे को कहा था कि तू भी बोल, तो मैं सर बोल दिया। एक ने कहा सर मैं तो चुपचाप खड़ा था, इसने आके मेरा हाथ पकड़ के ऊपर कर लिया तो मैं भी इनके साथ में हो गया, वरना हम तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग कर लेंगे। तो फिर अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है। 85 से कहा तुम्हारे पास लास्ट चांस है। 85 पे ने कहा नहीं सर हम हमारे स्टेटमेंट पे कायम है, भले हमें जो है वो आप तो मुल्ला साहब फांसी पे ही लटका दो। अंग्रेजों ने कहा इन 85 को पकड़ के वापस जेल में डाल दिया जाए, 5 को फ्री किया जाए। और वो जैसे 85 को जेल में डाला तो इन 5 को अंग्रेजों ने कहा तुम लोग सुनसान जगहों पे मत जाना, ठीक है। हाँ, सब लोग एक तो सब मतलब पूरे पूरे ग्रुप में साथ में रहना, साथ साथ घूमना और साथ साथ रहना, अनजान जगह पे कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बुलाए बुलाए तो जाने का नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा कि ठीक है सर। अब इनको समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने सही किया या गलत किया, क्योंकि इनको जैसे ही अंग्रेजों ने कहा कि भाई एक साथ रहना, तो फिर इनके मन में डर आ गया। इनको लगा यार बात तो सही है, अपन लोग तो जो है वो मतलब भयंकर बुरे फंस गए। अब जो है धोबी के कुत्ते हो गए ना इस साइड के और ना इस साइड के। अब ये 5 इकट्ठे होकर मैस में खाना खाने जाते हैं, और जैसे ही मैस में खाना खाने जाते हैं, अब ये 5 डरे हुए तो थे ही, जो डर गया समझो मर गया। अब ये 5 एक ग्रुप, इन 5 को देखकर बाकी वाले यूनिट के सैनिक कहते हैं कि यार 5 फ्री कैसे हैं। तो इस बात पर ऐसे बहुत सारे सैनिक थे जो अभी भी अंग्रेजों के साथ में थे, उन्होंने कहा कि ये 5 है, ये सारे सारे डरपोक है, ये 5 डर गए इसलिए इन लोगों ने सॉरी बोल दी। तो पूरी यूनिट इनको भयंकर तरीके से देखती है तो इनका डर और ज्यादा बढ़ गया। इनको लगा पता नहीं अब क्या होगा। जेल में जाते हैं तो अंग्रेज मारते हैं, बाहर आते हैं तो अपने खुद की कलीग है वही क्या है मारते हैं, या फिर मारने का डर ये और ज्यादा खतरनाक। तो ये 5 डरे हुए चुपचाप बैठे सहमे से, और ये खाना वाना कुछ ना खाए, और बाकी वाली यूनिट खा मतलब सब जो है वो खाना खा रही थी। उसी समय यहाँ पर खाना खाने के लिए एक और यूनिट आती है, वो थी 3rd लाइट कैवलरी। लाइट कैवलरी का मतलब होता है हल्की घुड़सवार सेना। तो चूंकि ये थे पैदल सैनिक और ये थे घुड़सवार सैनिक, तो ज्यादा सुपीरियर कौन होंगे? घुड़सवार सैनिक। ये घुड़सवार सैनिक जैसे खाना खाने के लिए आते हैं, तो खाना खाने के लिए आते ही बैठते इन सैनिकों से पूछते हैं अरे क्या हुआ तुम्हारे उन दोस्तों का 90 का जेल में है क्या? तभी कहते हैं साहब ये 90 तो जेल में नहीं है, जेल में एक्चुअली 85 है। तो 85 है मतलब 5 का क्या हुआ, मार दिया क्या? तो नहीं साहब मारा नहीं है 5 को, उन 5 ने डर कर सॉरी बोल दिया है, इसलिए उन 5 को छोड़ दिया है। इस बात पर 3rd लाइट कैवलरी के लोग कहते हैं कौन है ये ऐसे लोग डरपोक, ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को तुम लोग लो कहीं साइड में, और साइड में लेके उनको क्या कर दो, मार दो। इस बात पर ये वाले यूनिट वाला कहते हैं यही बैठे हैं यहाँ पे बैठे हैं। तब वो ये 3rd लाइट कैवलरी भी उनको घूर घूर कर देखती है और कहती है यदि इतना डर लगता है तो या तो क्रांति में शामिल होना ही नहीं था, और यदि एक बार हो गए थे तो फिर सॉरी बोलनी नहीं थी, पीछे नहीं हटना था। अब ये 5 की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इतने में एकदम से ये लोग कहते हैं तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी यूनिट का मामला है। लेकिन एकदम से मतलब जो है ना, इनमें से एक सैनिक कहता है यार जो तुम्हारे वो 85 दोस्त थे जेल में, उनको खाना वाना खिलाया कि नहीं खिलाया? तब इस बात पर वहां पे मैस का इंचार्ज अधिकारी था, वो भी भारतीय ही था। वो कहता है कैदियों के लिए कोई खाना वाना नहीं है। इन्होंने कहा क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कैदियों के लिए खाने वाने का साफ मना है, और कैदियों का नियम होता है यदि सबसे लास्ट में कोई भी खाना बचेगा तो वो हम इनको खिला देंगे, और यदि नहीं भी बचा तो कोई भी खाना वाना नहीं है। पहले अच्छा खाना यूनिट खाएगी, उसके बाद में कैदियों के लिए सबसे लास्ट में बचा हुआ खाना, जो यदि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं भी होगा। इस बात पर 3rd लाइट कैवलरी के लोग बहुत ज्यादा दुखी थे।
उन्होंने क्या कहा तुमने? उन्होंने कहा सर हमने कहा अच्छा और पूरा खाना पहले सैनिकों के लिए, लास्ट में जो भी बचेगा, यदि चावल बचा तो केवल चावल, दाल बची तो केवल दाल, और कुछ नहीं बचा तो कुछ भी नहीं। अच्छा खाना कैदियों के लिए नहीं होता। इतना सुनते ही थर्ड लाइट कैवलरी के सैनिक भड़क गए, क्योंकि सेना में सैनिक और पीजी में रहने वाले स्टूडेंट के सामने यदि कोई भी खाने को कह देना अच्छा खाना है, तो वो भड़क जाया करते हैं। पीजी वाले को भी जैसे ही मतलब जैसा पीजी के स्टूडेंट वाले को पीजी वाला कहता है ना क्या शानदार दाल बनी है, तो वो स्टूडेंट उसको घूर कर देखता है और कहता है ये और शानदार, इसमें दाल कहाँ है, पीला पानी दिया है तुम लोगों ने। तो वो सैनिक भड़क जाते हैं और उन्होंने कहा कि अच्छे अच्छे खाने वाने की बात मत करो और पहले उनको है ना खाना खिलाओ। उन्होंने खाना नहीं है। जितने में बस इस यूनिट का एक कोई आदमी बहुत ज्यादा भड़का हुआ था खाने को लेकर, उसने कहा तू इस खाने को इस कचरे को कह रहा है कि ये जो वो मतलब अच्छा खाना है। उन्होंने कहा हाँ अच्छा है। तो उसको गुस्सा आया यार, उसने दाल का बगोला लिया और फेंका साइड में धड़ाम से। जितने में एक और मतलब एक कोई उठा और एक बड़े से तवे के ऊपर चपातियां बन रही थी, उसने उठाया तवा और दे मारा आगे वाले के सिर के अंदर। और वहां जितने भी स्टाफ थे उनको सबको मारा और अब वो ताबड़तोड़ और मतलब सा लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। लड़ाइयां स्टार्ट हो गई तो अब ये जोश में आगे बहुत ज्यादा पूरी पूरी यूनिट, और उन्होंने पूरे स्टाफ को मारकर मतलब सा अब वो पांच वो भयंकर डर गए। इन पांचों को लगा ये है क्या, और वो जाके चुपचाप कॉर्नर में खड़े हो गए। इनको लगा अब जो अपना ही नंबर है। अब इस बात पर ये थर्ड लाइट कैवलरी के सैनिक 20 एनआई के सैनिकों से कहते हैं कि निकम्मो देख क्या रहे हो, यहां पर बैठकर खाना खा रहे हो तुम लोग, और जबकि तुम्हारे दोस्त वो जेल में बैठे हैं, शर्म नहीं आती। तो सब इनको भी जोश आ गया। इन्होंने कहा बॉस आती है पर करें क्या। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, चलो और अपने दोस्तों को निकालते हैं। इस बात पर अब ये दोनों यूनिट्स जो वो साथ में हो गई और ये सीधे गए और कहा कहां है कैद के अंदर, कैसा उस बैरक के अंदर है। ये गए फटाफट बाटे से ताले वाले क्या कर दिए, तोड़ दिए, ताले वाले तोड़कर इन 85 को रिलीज किया। अब 85 को निकाला बाहर। और मतलब ये सैनिक चिल्लाए हम और हाँ ये हम दोनों तुम्हारे साथ है दोस्तों, चिंता मत करो, तुम लोग अकेले नहीं हो। उन्होंने कहा यार थैंक यू हम लोगों को जेल से निकालने के लिए, पर पहले वो बताओ वो पांच कहां हैं। क्रांति की शुरुआत करते हैं इन पांचों से, किन से करते हैं। अब ये पांचों साइड में आ गए, अब ये कहते हैं हाँ यार इनसे ही करते हैं शुरुआत। लेकिन ये जैसे इनको घेरते हैं तो फिर आखिर यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है एक बैच, बैच ही होता है। लास्ट में दया आ ही जाती है, तो वो इनमें कहते हैं अरे छोड़ो छोड़ो यार, जो है वो उन्होंने गलती तो करी है, पर जैसे भी है हमारे दोस्त थे, हमारे कम से कम बैचमेट है। अब ये पांचों डरे हुए कहे नहीं अब मतलब प्लीज जो है वो हम लोगों ने गलती कर दी, अब हम वापस तुम्हारे साथ है। ये 85 कहते सोच लो। उन्होंने कहा सोच लिया, तुम्हारे साथ रहने में ही फायदा है, क्योंकि अंग्रेजों के साथ रहेंगे तो मतलब अभी हाथों हाथ मारे जाएंगे, और मतलब सब तुम्हारे साथ रहेंगे तो हो सकता है कुछ दिन तो जिंदा रहेंगे, इसलिए प्लीज हम भी तुम्हारे साथ है। अब ये वापस पूरे सैनिक और दोनों यूनिट, अब इन्होंने मेरठ के अंदर एकदम से क्रांति की मतलब सब शुरुआत कर दी। अब इनका एक ही नारा था अंग्रेजों को भगाओ, और ये थोड़ी देर तो जोर शोर से मतलब सब चिल्लाए। चिल्लाते मेरठ में ही सामने शस्त्रागार था, हम लोगों ने देखा था कि सब डलहौजी ने जाने से पहले शस्त्रागार कहां पे किया था स्थापित, मेरठ में। उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया, अटैक करके उसको लूट लिया। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, अब इनके पास खूब सारा बारूद है, खूब सारी बंदूकें हैं, खूब सारे बुलेट्स है। अब ये फायरिंग वायरिंग करने लग गए हवा के अंदर जोरदार से। अब जो भी अंग्रेज थे वहां पर, अंग्रेजों के समर्थित सैनिक थे, वो लोग डर गए इनसे, इसलिए वो लोग जाके अपने आप को कहीं हॉल के अंदर कैद कर दिया और वो बैठ गए चुपचाप अंदर। अब वो वेट कर रहे थे। इनमें से कुछ सैनिक थे, उन्होंने कहा रहने दो इनको, अपन इनके ऊपर बम बम गिराएंगे तो सब इसमें अंग्रेज भी मरेंगे, भारतीय भी मरेंगे, अब वो जैसे भी है कम से कम भारतीय है, इसलिए अपन तो ये करें वो करें। अब उन्होंने कहा अब करें क्या, क्रांति हो गई स्टार्ट। क्रांति स्टार्ट होती घंटे भर तो ये चिल्लाए कूदे नाचे, फायरिंग वायरिंग करी, घंटे भर में थक गए, थक गए, बैठ गए। किसी ने पूछा करना क्या है, तो उसने करना क्या है बताओ, तुम लोग बताओ। तो फिर किसी ने कहा क्या बताओ, कोई तो बताओ। तब कहा सबसे पहले तो एक काम करो, एक आदमी को अपना नेता बनाओ, ताकि वो हमें ऑर्डर दे, हम लोग ऑर्डर को फॉलो करें, मतलब वरना हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, हर आदमी अपने अपने मर्जी की करेगा। तो कहा हाँ। तब किसी ने कहा कि एक काम करो, नेता ऐसा होना चाहिए जिसको सब लोग जानते हो, ठीक है। तो फिर कोई एक चिल्लाया जफर को बनाते हैं, जफर को सब जानते हैं। और जैसे ही जफर का नाम आया तो एकदम से सैनिक मतलब सब जो है वो चिल्लाए और कहा चलो दिल्ली। जफर को नेता बनाते हैं, जफर को क्या बनाते हैं, अपना नेता। जफर लाई आराम से दिल्ली में सोया हुआ है, उसको मतलब उसको पता नहीं है कि यहाँ क्रांतियां हो गई है, और ये वहां से मेरठ से रवाना हुए दिल्ली की तरफ। बीच में पड़ता है पूरा अवध, बीच में क्या पड़ता है, अवध। अवध के सारे युवाओं का सपना होता था बंगाल की आर्मी ज्वाइन करना,
इसलिए अपन बाद में लिखेंगे कि अवध को बंगाल सैनिक मतलब साहब जो है मतलब साहब बंगाल आर्मी की नर्सरी कहते हैं, क्योंकि वहां पे सारे यूथ होते थे, उनका सपना होता है। जैसे अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो झुंझुनू, झुंझुनू के लोगों में सबसे ज्यादा क्रेज होता है आर्मी में जाने का। ठीक है, ये आप देख लेना, आपको कई ऐसे गांव मतलब गांव आपको मतलब साहब मिल जाएंगे जिसमें हर घर से कोई न कोई जो है वो आर्मी में है। तो अवध में यही क्रेज था। अब ये भीड़ जब वहां से मेरठ से दिल्ली की ओर मतलब साहब रवाना हुई, तो बीच में अवध के लोग इससे जुड़ गए। काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, भीड़ वैसे वैसे क्या होती गई, बढ़ती गई। और ये जैसे दिल्ली के अंदर, ये घटना है 10 तारीख की, 11 तारीख को ये लोग पहुंचते हैं दिल्ली। अब भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उस पूरी भीड़ को देखकर दिल्ली के लोग डर गए, और वो लोग सारे सारे अपने अपने घरों में घुस गए। उनको लगा कि ये लोग दिल्ली को लूटने आए हैं। थोड़ी देर बाद में दिल्ली के लोगों को पता लगा कि ये दिल्ली लूटने नहीं आए हैं, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ है। तो फिर दिल्ली के लोग भी अपने अपने दरवाजे खोलकर अपने अपने हथियार लेकर कहाँ आ गए, बाहर आ गए। उन्होंने क्रांतिकारियों से कहा कि हम भी तुम्हारे साथ है। अब भीड़ और ज्यादा बड़ी हो गई। अब ये सारी सारी भीड़ वहां से एड्रेस पूछती है कि लाल किला कहाँ है, क्योंकि इनको जाना है रेड फोर्ट। कहाँ जाना है इनको, रेड फोर्ट, क्योंकि रेड फोर्ट में कौन रहता है, जफर। अब ये रेड फोर्ट पहुंचते हैं, और ये रेड फोर्ट के बाहर पहुंचकर भयंकर रूप से जो है वो जोश वोश दिखाते हैं। रेड फोर्ट के गेट बंद थे, लोगों ने गेट खोले और क्रांतिकारियों से कहा था भाई चाहते क्या, उन्होंने कहा जफर से मिलना है ना। जफर को इन्फॉर्म किया गया, जफर आए बाहर। जफर ने इतनी भीड़ देखी, जोश देखा। जफर ने कहा तुम लोग हो कौन। इस बात पर सैनिकों ने कहा साहब हम 20 एनआई, दो एक्चुअली यूनिट है, हम लोग मेरठ से आए, हम लोगों ने कर दी क्रांति, अंग्रेजों को भगाना है, और हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है एक नेता की, और नेता ऐसा जिसको सब लोग जानते हो, इसलिए प्लीज हमारे आप जो मतलब साहब नेता बन जाओ। इस बात पर जफर ने कहा कि मतलब तुम्हारा लीडर वैसे अब तक कौन है। उन्होंने कहा साहब अब तक तो कोई नहीं है। तो तुम लोगों ने क्रांति कैसे करी, उन्होंने कहा ऐसे ही कर ली, बैठे बैठे यूं ही। जफर को लगा कि ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं है ना। जफर ने कहा तुम लोग सारे साथ में हो। उन्होंने कहा हम लोग दो यूनिट तो साथ में है, बाकी तो बीच में अवध की जनता है। इस बात पर पूछा गया अवध की जनता से तुम लोग पहले जो वेल प्लान थे, उन्होंने कहा नहीं साहब। अवध की जनता ने कहा हमने तो देखा ये लोग जा रहे थे तो हम भी साथ में जुड़ लिए, और कहा बाकी वाले दिल्ली के हैं। तो फिर जफर ने कंक्लूजन निकाला कि ये लोग वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, ये लोग वेल प्लान नहीं है, इसलिए इसका नेता बनने का कोई भी जो मतलब सब लॉजिक नहीं है। जफर ने कहा सॉरी यार, तुम लोग एक काम करो, अपना नेता किसी और को बनाओ, मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मैं बिना किसी कारण से अंग्रेजों से पंगा नहीं लूंगा। और जफर गेट बंद करके अंदर चले गए। पब्लिक ने बाहर हुड़दंग कर दिया बहुत ज्यादा। अब पब्लिक दरवाजा बजा रही है जोर जोर से। कुछ लोग जो है वो रेड फोर्ट की दीवार है उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पब्लिक का एक ही नारा कि सब जो वो जफर हमारा नेता हो। जफर वापस आते हैं सेकंड टाइम, वापस गेट खोलते हैं, वापस कहते हैं देखो यार तुम लोग एक काम करो, अपना नेता किसी और को बनाओ, मुझे नहीं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और मैं इतना सक्षम नहीं हूं, और प्लीज। जफर वापस अंदर जाते हैं, पब्लिक वापस हुड़दंग करती है। और जैसे ही पब्लिक हुड़दंग करती है, इस बात पर जफर की बेगम, जिसका नाम था मतलब साहब जीनत महल, जीनत महल कहती है कि है क्या। तब जफर कहते हैं कुछ क्रांतिकारी आए हैं, कह रहे हैं क्रांति है, नेता बनाए। तब इस बात पर जीनत महल कहती है रुको मैं जाती हूँ। और वो जीनत महल जब जाती है तो इतनी भीड़ देखती है, भीड़ का जोश देखती है, और जोश का भीड़ का एक ही नारा है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। जीनत महल शायद तक महत्वाकांक्षी महिला रही होगी। जीनत महल कहती है पक्का तुम लोग क्रांति में रहोगे। उन्होंने कहा पक्का रहेंगे हम तो, अब तो बस अब मतलब अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अब तो आगे ही आगे जाना है। जीनत महल कहती चलो ठीक है ना, जफर तुम्हारा मतलब साहब नेता बनेगा। क्रांतिकारी ने कहा पक्का आप कन्विंस कर लोगे। जीनत महल ने कहा कन्विंस करना क्या है, मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करता है वो, जाके उसे केवल बोलना है। तो कहा मैडम थैंक यू। जीनत महल अंदर आती है और वो जफर से कहती है चल तेरे को नेता बनाते हैं। जफर ने कहा किसके भरोसे नेता बना रहे हैं, ये भीड़ है, इस भीड़ का कोई भी मतलब सा भरोसा नहीं है, ये कल को सुबह बढ़ भी सकती है और ये कल को सुबह घट भी सकती है, कोई भरोसा नहीं है। कल को तो सब किसान कहेंगे हमारे तो आगे की वहां पे लावणी, और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर जीनत महल ने कहा कि वैसे भी हमारे पास खोने के लिए क्या है, रेड फोर्ट खाली करने के आदेश दिए गए हैं, तुम्हारे मरने के बाद में शायद तक बादशाह का टाइटल भी लिया जाएगा, और वैसे भी हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और वैसे भी हम लोग बूढ़े हैं। क्रांति मतलब सफल हुई तो तुम बनोगे बादशाह, और क्रांति असफल हुई तो कोई नहीं, वैसे था ही क्या हमारे पास, इसलिए प्लीज। तब जफर कहता चलो ठीक है। जफर जाता है बाहर और जफर भीड़ के सामने हाथ हिलाता है और कहता है मैं तुम्हारा नेता। इतना कहते ही अब लोगों ने कहा लो साहब, जब मतलब साहब जफर हमारा नेता तो लाल किला हमारा घर। ठीक है, लाल किले के मतलब भीड़ ने अपने लेवल पर, जफर का तो कहना हुआ कि मैं तुम्हारा नेता हूं, भीड़ ने अपने लेवल पर गेट खोल दिया, सारी भीड़ भागी अंदर। रेड फोर्ट अंदर से बहुत बड़ा है,
और वो रेड फोर्ट के अंदर सब जगह इधर उधर भीड़ ही भीड़ इकट्ठा हो गई। जफर को ये सब थोड़ा सा ऐसा अच्छा नहीं, मतलब साहब नहीं भी जो है वो लग रहा था, लेकिन जफर करे क्या। और भीड़ ने अंदर आती, जितने में किसी एक ने कहा जफर हमारा नेता, तो कम से कम सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। तो उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। वैसे भी अवध के लोग थे, अवध में शुरू से ट्रेंड रहा है, खुशी के मौके पे मतलब साहब जो है वो मतलब ना फायरिंग करते हैं। आज भी शादियां वादियां होती है तो वहां पे यूपी के अंदर टेंट एक बार ही काम आता है, क्योंकि वो इतनी फायरिंग करते हैं, ऊपर वाले टेंट के अंदर छेद ही छेद कर देते हैं, फाड़ देते हैं पूरा। तो वो लोग जोर जोर से फायरिंग वायरिंग करते हैं। अब उनमें से कुछ सैनिक समझदार थे, उन्होंने कहा यार ये अपन लोग पूरा ये बुलेट्स वगैरह लेके आए हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए, यहाँ पर मिस यूज करने के लिए नहीं। इसलिए वो लोग बाकी वालों को रोकते हैं और कहते हैं प्लीज फायरिंग मत करो, प्लीज फायरिंग मत करो। जितने में किसी एक ने कहा अरे ये सारा बारूद खराब कर देंगे, तो वो कहता है बारूद को इकट्ठा किया जाए साइड में। तो वो सारा का सारा मतलब सा बारूद इकट्ठा करवाते हैं, एक दीवार के पास में ढेर लगाते हैं पूरा। और एक दो सैनिक वहीं पर खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 बारूद का यूज मत करो। लेकिन कुछ लोगों के पास फिर भी थोड़ा बहुत बारूद था, तो वो लगातार फायरिंग करते जा रहे थे, नाच रहे थे। बस ऐसे ही नाचते नाचते एक ने जैसे ही बंदूक ऊपर करी फायरिंग करने के लिए, तो कोई एकदम से आया होगा, टकराया होगा, तो फायर होते समय बंदूक एकदम से जब वो मतलब नीचे हो गई, बंदूक नीचे हो गई तो फायर हुआ। अब ये फायर बीच में किसी आदमी को लग जाता तो एक आदमी मरता, ये किसी आदमी के लगा ही नहीं। और वो मतलब वो जो बंदूक है फायर हुआ, वो जाके सीधे उसी ढेर में लगा, धड़ाम से। और ढेर में लगते ही हाथों हाथ एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, एक भयंकर ब्लास्ट हुआ। भयंकर क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। दीवार ढह गई, कुछ लोग घायल हो गए, कुछ लोग मर गए, और बारूद पूरा का पूरा क्या हो गया? खराब हो गया उस ब्लास्ट के अंदर। चारों तरफ धुआं ही धुआं, अंधेरा ही अंधेरा, किसी को कुछ भी दिखे नहीं। सैनिक सारे सो गए जमीन के ऊपर, क्योंकि ब्लास्ट इतना बड़ा था कि काफी देर तक चला, अलग अलग बारूद की पोटलियां फट रही थी लगातार। तो सैनिक उससे बचने के लिए मतलब सब चुपचाप जमीन पे सो गए। उसके देखा देखी किसान और बाकी वाली पब्लिक भी सो गई। 2-5 मिनट में जाके थोड़ा अंधेरा कम हुआ, वो जो है कालापन दूर हुआ। अब सबके चेहरे पे कालिख पुती हुई, सब काले हो रखे। उसमें से कुछ लोग मरे हुए पड़े हैं और कुछ लोग क्या है? घायल पड़े हैं। जफर तो खुद ही 10 एक मिनट बाद में यूं यूं करके थोड़ा सा नजारा देखता है। जफर को समझ में आ गया कि गड़बड़ तो हो गई है, क्रांति का आगाज तो बहुत भयंकर हुआ है। अब जो भी सैनिक थे उनको भी समझ में आ गया है कि सब गड़बड़ बहुत ज्यादा बड़ी कर दी है। जिस बारूद के भरोसे हम लोग लड़ने आए थे, वो तो बारूद आते ही हमने वैसे ही खराब कर दिया। तो वो इधर उधर देखते हैं, अब जफर गुस्से में सैनिकों को देखते हैं, सैनिक उसमें से कुछ खड़े होते हैं और जफर से कहते हैं सॉरी सर। लेकिन जफर अब सैनिकों को देखता ही नहीं है, जफर अपनी मतलब अपनी लुगाई की तरफ देखता है, जीनत महल की तरफ। क्योंकि जीनत महल के कहने पे उनका नेता बना था। अब जीनत महल भी डरी हुई देखती है जफर की तरफ, और जीनत महल कहती है सॉरी। जफर ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं। जीनत महल कहती है कि अरे अरे सॉरी, मुझे इतना पता नहीं था कि ये लोग ऐसे रेड फोर्ट में आ जाएंगे, ऐसे पूरा बारूद खराब कर देंगे, सॉरी। अब जफर गुस्से में था। जफर ने कहा नहीं नहीं तेरे को सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी मुझे। तो उसने कहा क्यों? अरे प्लीज मैं कह रही हूँ ना सॉरी। जफर ने कहा नहीं नहीं काहे की सॉरी बोले तू, गलती मेरी है पूरी की पूरी। मेरे पापा ने मेरे को बचपन से सिखाया था लुगाई रखना मत मांझे, लुगाई रखना मत मांझे। ठीक है, फिर भी मैंने लुगाई का कहना माना, इसलिए ले हो गई क्रांति। अब इस क्रांति का कोई भविष्य नहीं है, अंग्रेज आएंगे और सबसे पहले हम जो है वो मेरे को मारेंगे। अब जीनत महल भी टेंशन में आ गई, कहा बात तो सही है। लेकिन बाकी वाले सैनिक खड़े होते हैं और कहते हैं अब साहब जो हो गया सो हो गया, अब क्या है, अब क्रांति तो हो ही गई है। अब आप एक बार नेता बन गए हो, अब आप पीछे हट भी नहीं सकते। इसलिए अब तो आपको क्रांति का मतलब सर नेतृत्व आपको आपको करना ही है। जफर साहब कहते हैं चलो ठीक है तब काम पे लगते हैं। और जफर साहब हाथों हाथ सैनिकों से कहते हैं कि देखो ये दिल्ली है, दिल्ली में इस जगह पर पुलिस चौकियां हैं, ये एक दो बारूद खाने हैं, इसलिए इससे पहले कि अंग्रेज एक्टिव हो जाओ और इनको सबको लूट लो। यहाँ से जितने भी बंदूक, जितना भी बारूद मिले उसको इकट्ठा करो, ताकि क्रांति चलेगी, वरना क्रांति चलेगी भी नहीं। हमारे पास है तलवारें, अंग्रेजों के पास में क्या है? बंदूकें। और सब तलवारों वाले व्यक्ति बंदूकों का सामना नहीं कर सकते। तब इस बात पर सारे क्रांतिकारी जाते हैं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास जितनी भी पुलिस चौकियां, बारूद खाने छोटे मोटे थे, उन सबको लूट लिया। इन सबको लूटा तो इनके पास फिर भी वापस ठीक ठाक मात्रा के अंदर एक बार मतलब सब बारूद बारूद क्या हो गया था? इकट्ठा हो गया था। फिर क्रांति धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष के अंदर फैल गई। कहाँ कहाँ फैली, कैसे कैसे फैली, वो अपन लिखेंगे। लेकिन पहले लिखो फटाफट, आज आज इतना ही लिखा है। रोज आपकी शिकायत होती है ना, बहुत ज्यादा लिखवा दिए, बहुत ज्यादा लिखवा दिए। कोई नहीं, अभी भर देते हैं पेज। तो है ना, लिखें घटनाक्रम। देखिए बैरकपुर में
बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने Mangal Pandey, a soldier of 34 native infantry, revolted against greased cartridges. बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च को चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ